हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद मिश्रा और करंट सेट के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हेडलाइंस देखते चलते हैं। भीम बॉय, ट्राइबल रिवोल्ट, इन दोनों को ही अपनी जो करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने अपने स्पीच में मेंशन किया था। रवि वर्मा, ये फेमस पेंटर थे जो केरला से बिलोंग करते थे। इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स फेमस हैं। स्नो लेपर्ड्स पे एक रिपोर्ट आई है। सकुराजिमा वोल्केनो एक्टिव हुआ है जापान में। मोधेरा टेम्पल, लंपी स्किन डिजीज। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 लॉन्च की गई है। राइस इंटेंसिफिकेशन, इंडिया जापान मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। और एंट्री टेक्नोलॉजी मुंबई की वेस्टेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा रही है। तो ओडिशा के संत भीम बॉय जी, इनको अभी रिसेंट में अपने स्पीच में मेंशन किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इनकी एक बहुत फेमस पोयम है जिसकी कुछ एक लाइन इन्होंने यूज़ की थी। मोह जीवन पछे नरके पड़ी था जग तो उद्धार हो। इसका सेंस है कि मैं जीवन से ज़्यादा नर्क जाने को तैयार हूँ अगर उससे जीवन का उद्धार हो रहा है, जगत का उद्धार हो रहा है तो। ठीक है, 19वीं सदी के ये पोएट थे। कौन ट्राइब से बिलोंग करते थे? 1855 के आसपास की इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसके अलावा महिमा महाप्रभु इनके गुरु जी थे। स्तुति चिंतामणि, श्रुति निषेध गीता, अष्टक बिहारी गीता और भजनमाल, ये इनके कुछ ऑथर, इनके द्वारा ऑथर की हुई बुक्स हैं, मतलब इनकी लिखी हुई बुक किताबें हैं। ठीक है, सोशल इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है अपनी हमेशा। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो ट्राइबल रिवोल्ट्स जो प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में यूज़ किए थे, टाइमलाइन के हिसाब से देखते चलते हैं। पहला है पाइका रिवोल्ट, 1817 में हुआ था। ये सिविल अपराइजिंग थी, बेसिकली ट्राइबल एरिया में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और हुआ ये था कि जो उनकी ज़मीनें हैं, आई मीन जो वहाँ के मिलिट्री पर्सन्स हैं, उनकी जो ज़मीनें थी जो उनके अंडर में थी, उनको डिपोजेस कर दिया गया था उनसे। मतलब कि मिलिट्री ने अपना हक खो दिया था उन ज़मीनों से, तो वो लोग विद्रोह किए थे इसके लिए। तो बख्शी जगबंधु, विद्याधर मोहपात्र, भर मारबार राय, ये 3 इम्पोर्टेंट नाम हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट, भील अपराइजिंग, महाराष्ट्र के खानदेश में हुई थी। ये प्रॉपर ट्राइबल अपराइजिंग थी। ठीक है, और ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। सेवरम इम्पोर्टेंट नाम हो जाते हैं यहाँ पर। फिर कोल ट्राइब जो था, छोटा नागपुर रीजन जो आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड रीजन में है, तो वहाँ पर हुआ था 1831 में। ठीक है, ट्राइबल लैंड और प्रॉपर्टी जो थी वो नॉन ट्राइबल सेटलर्स को मिल रही थी। मतलब कि बाहर से आए हुए लोग वहाँ पर सेटल हो रहे थे, वहाँ की खेती बाड़ी उन लोगों से छीनी जा रही थी जो वहाँ के लोकल्स थे। तो उन लोगों ने रिवोल्ट किया था इसके अगेंस्ट। ठीक है, और फिर फाइनली संथल रेवोल्यूशन जो हुआ था, संथल रेवेलियन बोला जाता है जिसे, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़मींदारी सिस्टम के अगेंस्ट एक रिवेलियन हुआ था। इसमें सिंधु, कन्नू, चंद और भैरव, ये 4 इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं मुर्मू ब्रदर्स से। ठीक है, आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। रवि वर्मा की जो वंशज हैं, इन्होंने भारत रत्न की डिमांड की है। केरल में किलीमन्नूर पैलेस है, वहाँ जो इनके जो वंशज थे उन्होंने डिमांड की है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो एक बार को इनकी लाइफ देख जाते हैं। 1848 में ये पैदा हुए तो 1906 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और राजशाही परिवार से बिलोंग करते, त्रावणकोर के। 14 की एज में ILM थिरुनल, जो वहाँ के राजा थे, इन्होंने रवि वर्मा को गोद लिया था। ठीक है, और वाटर कलर्स, जो उनके रॉयल पेंटर थे, उनसे इन्होंने पेंटिंग वगैरह की ट्रेनिंग टाइप ली थी। 7,000 से ज़्यादा पेंटिंग्स बना रखी इन्होंने। ठीक है, इनकी पेंटिंग्स फेमस हैं देश विदेश में, यूरोप में स्पेशली। ठीक है, ऑयल पेंट्स का यूज़ करने वाले ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन थे, और पेंटिंग को यूरोपियनाइज्ड करने वाले भी पहले पर्सन थे ये। ठीक है, इनके इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं वो एक बार देख लीजिए। दमयंती टॉकिंग टू स्वान, और शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, नायर लेडी एडोर्निंग हर हेयर, और शांतनु एंड मत्स्यगंधा, है ना। ये आप चाहो तो ये है इनकी, देखिए टॉकिंग टू स्वान वाला।
इसके अलावा इनको कैसर हिंद गोल्ड मेडल मिल चुका है 1904 में, और 2013 में मरकरी प्लेनेट का एक क्रेटर है, उसका नाम इनके नाम पर रखा गया है। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। सकुराजिमा वॉल्केनो जापान का, ये आप देख सकते हो, रिंग ऑफ फायर का पार्ट बनता है ये, ठीक है। तो सकुराजिमा रिवोल्ट अभी रिसेंट में एक्टिव हुआ है। इससे पहले 2021 में फुकुटोकू ओकानुबा ये वॉल्केनो एक्टिव हुआ था, एक्सप्लोड किया था, पैसिफिक ओशन में था, ठीक है। तो वन ऑफ द जापान्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो में आता है ये, और इसके सबसे बड़े एक्सप्लोजन्स जो अब तक में हुए हैं 1471 से 76 में हुए थे, और फिर 1914 में हुए थे, ठीक है। इंडिया के अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज हैं, एक एक्टिव वॉल्केनो है जो अभी तो उतने एक्टिव फॉर्म में नहीं है, आई मीन डोरमेंट स्टेट में ही है अभी करेंटली, लेकिन डोरमेंट स्टेटस तभी मिलता है किसी भी एक्टिव वॉल्केनो को, डोरमेंट स्टेटस तभी मिलता है जब 100 साल के आसपास वो एक्टिव नहीं होते हैं अगर, तो ठीक है। तो नारकोंडम, बाराटंग, डेक्कन ट्रैप्स, धीनोधर हिल्स और धोसी हिल्स, ये सारे जो वॉल्केनोज हैं ये सब डोरमेंट हैं। ये एक्टिव है क्योंकि ये आई थिंक 2-3 साल पहले ही एक्टिव था, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई थी लेकिन एक्टिव था ये। तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ पे। स्नो लेपर्ड पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें मेंशन करने की कोशिश की है स्नो लेपर्ड अपने हैबिटेट में, और अपने मतलब उनका अगर हैबिटेट चेंज किया जाए तो किस तरह से वो सर्वाइव करेंगे। तो एक बार को देख लेते हैं स्नो लेपर्ड्स के बारे में थोड़ा सा। IUCN लिस्ट के अकॉर्डिंग वल्नरेबल स्पीशीज हैं, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं, प्रोटेक्शन हाई रहती है इनकी, ठीक है। They have a vast but fragmented distribution across the mountainous landscape of लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे रीजन्स जो हैं, ठीक है। और सेंट्रल एशिया के वो सारे रीजन्स जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है उधर पाए जाते हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम रीजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब थ्रेट आप देख सकते हो कि लॉस ऑफ नेचुरल प्रे स्पीशीज, रिटेलिएटोरी किलिंग्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस और इलीगल ट्रेडिंग के लिए इनकी डेथ हो रही है। अब जो मेजर प्रे रहते हैं इनके, जिन पे ये फीड करते हैं बेसिकली, आइबेक्स और ब्लू शीप, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ब्लू शीप ये आइबेक्स है ना। तो इन पे ये प्रे करते हैं, और जिन रीजन्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं उन रीजन्स में स्नो लेपर्ड भी ज़्यादा पाए जाते हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग बस इतना सा था, ठीक है। तो बेसिकली predators such as snow leopards regulates the population of herbivores, वही बेसिक चीज़ें कि फूड चेन मेंटेन करके रखते हैं एंड ऑल, और स्नो लेपर्ड्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए इनका सर्वाइव करना भी ज़रूरी है और इनका एग्जिस्टेंस भी ज़रूरी है। तो आई मीन जितना ज़्यादा हर्बीवोर्स की रिक्वायरमेंट है उतना है कार्निवोर्स की रिक्वायरमेंट, और वाइस वर्सा, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग मोधेरा सन टेम्पल की तरफ। तो बेसिकली अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को मोधेरा सन टेम्पल की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मोधेरा विलेज के महसाना डिस्ट्रिक्ट के मोधेरा गांव में ये सन टेम्पल है, और 1026 से 27 में बना था ये AD में, किनके द्वारा, भीमावन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य डायनेस्टी के भीमावन के ड्यूरेशन में ये बना था। पुष्पावती नदी के तट पे बना है, ठीक है। एक टैंक है, आप अगर फिगर में देख पाओ तो एक रेक्टेंगुलर टैंक है, और उसके सामने मंदिर बनाया गया है जो सूर्य देव का मंदिर है, ठीक है। हर ग्रहण के टाइम पर जो है, जो सूरज होता है उसकी डायरेक्ट लाइट जो है श्राइन पर डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, हर बार ग्रहण पे, ठीक है। अब स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 लॉन्च किया है। इसके जो इम्पोर्टेंट
फीचर्स होंगे वो एक बार देख लेते हैं। सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ठीक है। सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मतलब हो जाता है कि जैसे अननेसेसरी जो वेस्ट या गार्बेज वगैरह निकल रहा है, या अगर किसी भी तरह का यूजेज अगर नहीं हो रहा है, मतलब रिसोर्स को रिसाइकिल वगैरह करना, इस तरह की चीज़ें टूरिज्म में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वेस्टेज वगैरह का, उस चीज़ों को रिसाइकिल करते हुए करना, तो ये सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंडर में आता है। डेवलपमेंट ऑफ बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड्स, कुछ पॉलिसीज इसके रिगार्डिंग बनाने की बात है। डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए टीयर 2 और टीयर 3, अब मैं आपको पहले वीडियोस बता चुका हूँ टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो महानगर नहीं है, मुंबई, दिल्ली, इन सब सिटीज़ को छोड़ के जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ हैं, इनमें भी डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक प्रॉपर एजेंसी सेटअप करने की बात, 100% सेंट्रली फंडिंग की बात, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 2014 में लॉन्च की गई थी। थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट बनाए गए थे, बहुत सारे सर्किट्स बनाए गए हैं, आई गेस 24 सर्किट्स इसके बने हैं टोटल, ठीक है। 100% सेंट्रल फंडिंग के बेसिस पर, ठीक है। इंडिया आज के टाइम पे टूरिज्म के सेक्टर में जो है 10th पोजीशन पर है, ठीक है। और इसका कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन जीडीपी में 6.8% है। और टोटल एम्प्लॉयमेंट जो ये जनरेट करता है वो मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट का ये 8% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है आज के टाइम पे। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आज के टाइम पे 40 साइट्स लोकेटेड है इसमें। एक मिक्स साइट है, 7 नेचुरल और 32 कल्चरल है। इसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी करंट अफेयर्स लाने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल टूरिज्म पॉलिसी पे फोकस किया गया है। आगे लंपी स्किन डिजीज पे चलते हैं। लंपी स्किन डिजीज जो है ये बेसिकली बोवाइन डिजीज है, वायरल डिजीज होता है ये, जो वायरस बिलोंग करता है पॉक्सीविरिडेई फैमिली से, ठीक है। इसको नीजलिंग वायरस भी बोला जाता है इस वायरस को। तो बेसिकली है क्या है, ये इंसेक्ट्स से या मॉस्किटो से, जो जानवर होते हैं जो बोवाइन फैला हैं, एनिमल्स हैं, इन पे अटैक करते हैं और इनसे इंसानों में फैल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखते हैं। फीवर, एनलार्जिंग सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स एंड मल्टीपल नोड्यूल्स, ये मेन फैक्टर्स होते हैं इस डिजीज के, ठीक है। पता चलता है जिनसे कि हाँ ये डिजीज हुआ है, स्किन डिजीज। इट इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स, ये आपको बता ही चुका हूँ। Lumpy skin disease virus is capable of infecting humans with direct transmission without the need for an insect vector, most probably by inhalation and certainly by direct contact with infected materials, infected persons, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से भी हो रहा है तो भी इनको, मतलब इंसानों तक भी ये पहुंच सकता है डिजीज, लंपी स्किन डिजीज, ठीक है। चलते हैं इंडिया जापान मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज चल रही है अंडमान सी में, ठीक है। इंडिया की INS सुकन्या, ये मतलब इस एक्सरसाइज में यूज़ किया जा रहा है इसको, ठीक है। जापान के साथ इसके अलावा जो एक्सरसाइज होती है वो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स और मालाबार एक्सरसाइज, इंडिया US जापान ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड मेंबर्स की मालाबार एक्सरसाइज है वो, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो एक बार को देख लीजिए। इंडिया इंडो थाई कॉर्पेट, ये मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, अभी 2-3 हफ्ते पहले हुआ था। समुद्र शक्ति, कोंकण शक्ति, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज और जयरल बहार। फिर लास्ट न्यूज़ है, सेकंड लास्ट न्यूज़ है आज की, एंट्री टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली IIT बॉम्बे ने मुंबई सीवेज को ट्रीट करने के लिए यूज़ बनाया है। 7 स्टेज प्रोसेस है, एक बार को देख सकते हैं। पाइप टेक्स वाटर टू ट्रीटमेंट सेंटर, वहाँ पर स्क्रीनिंग स्टेज होगा, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज रहेगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज रहेगा, फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज रहेगा, और फिर फाइनली वो फिल्टर होके नदी में पहुँच जाएगा पानी। तो इसके थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट जो होगा वो कंटिन्यू रहेगा। पहले स्टेज में आप देख सकते हो स्क्रीनिंग रहेगा ताकि जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उनको कंट्रोल किया जा सके।
जैसे प्लास्टिक, पेपर्स, पॉलीथीन्स वगैरह हैं, नैपकिन्स के लकड़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में सिल्क ट्रैप बनाए जाएंगे, जिसके थ्रू सेडिमेंटेशन किया जाएगा, सिल्क ट्रैप के थ्रू सेडिमेंटेशन किया जाएगा। फिर अगले जो 3 स्टेजेस होंगे वो बायोजोन्स कहलाएंगे। उनमें कोकोनट फाइबर का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू जो डल्ट वगैरह जो बचा हुआ है वो सब चीज़ें उसको एब्जॉर्ब कर ले, एक बायोफिल्म की तरह उसको यूज़ किया जाएगा। और फिर फाइनल स्टेज में सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज़ करके जो बैक्टीरियाज, इन्फेक्टिव बैक्टीरियाज हैं, उनको किल कर दिया जाएगा और फिर वो नदियों में या सी वाटर में छोड़ दिया जाएगा। नदियों में छोड़ा जाएगा, सी वाटर में छोड़ने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, आज की फाइनल न्यूज़। इसको मेडागास्कर मेथड भी बोला जाता है। 15 से 20% ग्राउंड वाटर, आप जानते हो पैडी कल्टीवेशन में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और मतलब हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो 15 से 20% ग्राउंड वाटर बचा सकता है ये, और राइस प्रोडक्टिविटी को भी इन्हेंस कर सकता है। ठीक है। Experts said that it gives equal to or more productive than conventional rice cultivation with less water and less seed and less chemical. ठीक है। तो suitable in all types of soil including less fertile soils as well. तो हर तरह की सॉइल के लिए यूज़फुल है ये। आज की करंट अफेयर्स बस इतनी है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और जो और एस्पिरेंट्स हैं उनमें शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।